हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है साइंस पार्ट 2 का है। ठीक है, 25 प्रश्न हमने साइंस पार्ट 1 में पढ़ाया था। अब ये पार्ट 2 है, जिसका 26 नंबर प्रश्न हमसे ये पूछता है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है ना, तो आपके सामने ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर होगा एंटासिड। याद रखना बच्चे, एंटासिड को हम लोग व्यापारिक नाम इनो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनो। और इनो जो होता है, ये जो होता है सिट्रिक अम्ल प्लस में आपका खाने वाला सोडा, ये दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि एंटासिड का अपच के उपचार करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा मिथेनोइक अम्ल। याद रखना बच्चे, मिथेनोइक अम्ल को हम लोग फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो लाल चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ठीक है बच्चे, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना, वो टमाटर में पाया जाता है। ये सभी बच्चे याद रखें कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना, वो टमाटर में पाया जाता है। संतरा में जो है आपका, वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखें। ठीक है, और सिरका की बात करें तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप याद रखें। और इमली की बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो मेरा 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहता है CaSO4 into 2H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ठीक है, संगमरमर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ठीक है, तो संगमरमर का सूत्र होता है बच्चे CaSO4 CaCO3। ठीक है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो संगमरमर का सूत्र होता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 into half H2O। ठीक है, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। अब आप अपने ऑप्शंस को देख लेंगे अच्छी तरह से, प्रश्न को पढ़ के कि CaSO4 into 2H2O लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि ये जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप सबका चारों का सूत्र याद रखें। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर या चूना पत्थर, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 into half H2O, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर मेरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? यहां पर ध्यान देना, द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यहां पर क्या पूछा है? धातु। तो धातु की बात करें और वो भी पूछे कि द्रव अवस्था में, तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए पारा। ठीक है ना, इसका संकेत होता है बच्चे Hg। ठीक है, तो अगर धातु पूछे कि द्रव अवस्था में कौन सा होगा तो पारा, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, ये दोनों बात याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए 31 नंबर कि निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक है? ठीक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, गंधक है। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शंस में चारों के चारों जो है ना, वो सब के सब अधातु है। ठीक है, और अधातुएं विद्युत का सुचालक नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक ऐसा अधातु है जो अधातु होकर भी ये विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक है, और वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि ग्रेफाइट में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बन के दो अप्रूप पूछे कि कार्बन के दो अप्रूप कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर देना है एक हीरा, दूसरा क्या देना है? ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। देखो ऐसा है ना कि एक होता है एल्केन, पढ़े होंगे आप, एल्केन का सूत्र होता है बच्चे CnH2n+2। ठीक है, फिर एक होता है एल्कीन, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है,
और एक होता है एल्काइन। इसका सूत्र होता है आपका CnH2n-2। ठीक, तो आप ऐसे याद कर लो कि इसमें 2 लगा के +2 है ना, और इसमें 2 हटा के 2 हट गया है, और इसमें 2 हटा के, तो 2 लगा के 2 हटा के 2 हटा के, ऐसे करके आप याद कर लेना आप। तो एल्कीन बोला है, तो एल्कीन बोला है तो सीधी सी बात है ना, CnH2n हो जाएगा हमारा, तो आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 रहता है कि अम्लराज, क्या पूछा है बच्चे, अम्लराज। याद रखना, अम्लराज को एक्वारेजिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। और अम्लराज 2 अम्लों का क्या होता है, मिश्रण होता है, एक HCl और एक होता है नाइट्रिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो ये जो एक रेंज में एक अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है ना, तो वो अनुपात होता है आपका HCl और HNO3। इनका जो रेशियो होता है बच्चे वो होता है 3:1। ठीक है ना, और इस अनुपात में मिलाने, इस अनुपात में जो दोनों अम्ल मिश्रित होते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है अम्लराज या एक्वारेजिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, 34 नंबर कि छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में जो पाए जाने वाले जो रणसाकुर है, जिसे हम दीर्घरोम भी बोलते हैं, जो अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, जो कि भोजन का अवशोषण का काम करती है, तो ये कहता है कि इसका कार्य क्या है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांडीकरण। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में जो रणसाकुर यानी कि अंगुली जैसी जो रचना होती है, जिसे हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं, ठीक है ना, तो इसका काम है भोजन का अवशोषण करना। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो C नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 35 कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र का मतलब होता है ना, ये जो चक्र होता है बच्चे, ये जो वायवीय श्वसन का दूसरा चरण होता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है माइटोकांड्रिया में, कोशिका के माइटोकांड्रिया में होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए माइटोकांड्रिया। याद रखना, पावर हाउस जो बोला जाता है ना कोशिका का, तो ये माइटोकांड्रिया को ही बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ा याद रखना पड़ता है। चलिए अब हम चलेंगे 36 पर। कहते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऐसा है ना कि खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि इसमें रक्त को बहने के लिए कोई किसी प्रकार की नलियां नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये जो पाया जाता है, आपका ऑप्शन है मनुष्य में, बिल्ली में, पक्षी में, कॉकरोच में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो बच्चे होता है ना वो कॉकरोच में होता है। ठीक है, चलिए 37 कहता है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है, ठीक है, जिसे हम किडनी भी बोलते हैं, ये किस तंत्र का भाग है। पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। सारे बच्चे बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपको मैंने पढ़ाया भी है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है ना वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ठीक है ना, ये याद रखना, उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर के पौधों में, ठीक है, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो मैंने आपको कई बार बोला है, ठीक, जब देखो एक याद रखना कि एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा याद रखो फ्लोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जाइलम जो है ये जल का करता है और फ्लोएम जो है ये फूड का करता है। ठीक है, फूड यानी क्या होता है, भोजन और जल। ठीक है, तो इसका मतलब है कैसे याद करोगे, तो ज से जल और ज से जाइलम। ठीक है ना, ऐसे याद करो कि ज से जल, ज से जाइलम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। तो अगर पूछ रहा है कि पौधों में जल का परिवहन, तो जल का परिवहन किस कौन करता है, जाइलम के द्वारा। अगर पूछे फूड, फूड यानी भोजन, तो भोजन का पूछे तो किस पर लगाओगे आप, फ्लोएम पर। ठीक है ना, चलो ठीक है। 39 नंबर कहता है कि निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है बच्चे, तो अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि को कहा जाता है जो हार्मोन को सीधे रक्त में ही छोड़ती है। ठीक है ना, तो अंतःस्रावी ग्रंथि देखना है आपको, यकृत है, लाल ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने 40 नंबर पे। तो 40 नंबर हम देखेंगे कि इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ढींढा रोग है, मधुमेह है, एड्स है, रतौंधी है। तो सारे बच्चों को पता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है ना, जिसको हम चिनिया रोग भी बोलते हैं, डायबिटीज भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंसुलिन की कमी से होता है, मधुमेह होता है। ढींढा रोग तो सभी बच्चे जानते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है ना। रतौंधी जो होता है, आप कमेंट में बताइए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है ना,
चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ठीक है, और एड्स जो होता है ना ये जनन संबंधित रोग होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक जो आप जनन चैप्टर में पढ़े होंगे तो ये लैंगिक संचरण रोग होता है। ठीक है, ये याद रखें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है। तो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है ना, इष्ट में पूछा है, तो इष्ट में पूछा है तो इष्ट और हाइड्रा ये याद रखेंगे। फिर दो प्रश्न, अगर आपसे इष्ट पूछे या हाइड्रा पूछे, ठीक है, तो आपको लगाना है कि मुकुलन। ठीक है, ये याद रखना बच्चे। अब हम चलेंगे 42 की तरफ। 42 में रखा था कि आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो ऐसा है कि आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, और मेंडल ने अपना प्रयोग कौन से पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे पर। ये भी याद रखना, मटर के पौधे पर किया था अपना प्रयोग। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखी थी डार्विन ने। ठीक है ना, जो कि प्रकृति चयन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। ठीक है, तो जैव विकास के सिद्धांतों में अगर कहा जाए तो एक डार्विन का नाम आता है और एक लेमार्क का नाम आता है। तो इन दोनों ने अपनी अपनी राय रखी हुई थी। ठीक है, तो याद रखना ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक जो पुस्तक है ना, वो डार्विन ने लिखी थी, और डार्विन के जो सिद्धांत है उसे डार्विनवाद कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति चयन का पूछे सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आपको बताना है कि डार्विन ने दिया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि लोहा, ठीक है, कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। इसी को बोलते हैं यसद लेपन। इसे भी याद रखे बच्चे, यसद लेपन। ठीक है ना, गैल्वेनीकरण, यसद लेपन। ठीक है, ये सब चीजें याद रखेंगे आप। तो लोहा के ऊपर किसकी परत, जिंक की परत चढ़ा देती है, तो इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं या यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि Zn प्लस CuSO4 तिरछिन का निशान ZnSO4 प्लस Cu यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप यहां पर ध्यान दो, ये Zn क्या करता है, ये Cu जो है ना, थोड़ा सा एक मिनट, अब देखो ये जो Zn है ये Cu को CuSO4 में से Cu को यहां पर क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, और खुद Zn जो है ना SO4 के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। यानी कि क्या किया है कि Zn जो है ये Cu से यानी कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो अब तो ये क्रिया क्या है कि अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये तो संयोजन होगा नहीं बच्चे। संयोजन में क्या होता है बताओ, दो मिलकर एक हो जाते हैं, यहाँ पर तो दो बने हुए हैं, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, संयोजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, वियोजन में क्या होता है कि यहाँ पर दो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक ही होना चाहिए। एक बड़ा सा पदार्थ होता है और वो टूट जाता है कई भागों में, तो ये वियोजन होता है। तो ना तो संयोजन होगा और ना तो वियोजन होगा। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिक होते हैं, वो अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये द्विविस्थापन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है ना, तो इसमें याद रखना कि Zn जो है ना Cu को विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, यानी Zn जो है ये Cu से ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, चलते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है 46 कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो इसे याद करना बच्चे, इसे जो आग की जो लौ होती है ना वो चमकीला उजला होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूर्य तथा अन्य तारों के पास जो विशाल ऊर्जा होती है ना उसका स्रोत क्या है। तो हम सभी ने पढ़ा है बच्चे कि सूर्य तथा अन्य तारों के बीच जो विशाल ऊर्जा का स्रोत है वो होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, क्या होता है, नाभिकीय संलयन। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो ये इसका भी उत्तर होना चाहिए नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, नाभिकीय संलयन में कई छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक हो जाते हैं, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय विखंडन में हमने पढ़ा था कि एक बड़ा सा नाभिक क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा बहुत याद रखनी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, कि ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो कौन सा है। तो ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है ना वो होता है पत्ती। ठीक है ना, इसमें काइट प्रवर्धन होता है। काइट प्रवर्धन एक ऐसा होता है जिसमें जो जनन होता है ना पौधों का वो होता है पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तना द्वारा। ठीक है ना, तो ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है तो वो पत्तियों के द्वारा करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। कहता है कि नर युग्मक
एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? सारे बच्चे जानते हैं, तो इसको निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु। ये सभी याद रखने हैं। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु, ठीक है। ये सारे बच्चे याद रखें, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मानव मादा में, ठीक है ना, निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नालिका में। तो आप सभी बच्चे याद रखें कि वो होता है फैलोपियन नालिका में, ठीक है ना। तो सारे जितने भी प्रश्न है ना वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद।